नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंस के फंडे के अगले एपिसोड में। और इस बार फिर से हमारे साथ हैं सिद्धार्थ शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। और सर, जैसे कि शेयर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर फिर से चल रहा है, हमने ये बात पहले भी की है, लेकिन इस बार उसने अपना नया रिकॉर्ड कायम किया, यानी कि निफ्टी ने 20,000 के आंकड़े को भी छू लिया है। तो अब आगे क्या बाजार में अब निवेशकों को सतर्क हो जाना चाहिए या फिर अभी भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बचे हैं? देखिए, ये जो आपने एक सवाल पूछा है, ये काफ़ी कॉमन सवाल है जो आजकल हर एक इन्वेस्टर डरा भी हुआ है, काफ़ी कॉशियस भी है और ये सोचता है कि अब आगे होगा क्या? क्या ये एक बबल है? क्या ये कहीं बस्ट तो नहीं हो जाएगा? या फिर एक मार्केट की ये एक रैली साइकिल है जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो इस सवाल का अगर मुझे एक बहुत ही साइंटिफिक और एक बहुत ही तरीके से जवाब देना है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर मार्केट्स में जो अर्निंग साइकिल्स हैं, वो अब काफ़ी इम्प्रोवाइज स्टेट में दिख रहा है। पिछले अगर आप कुछ महीनों से देखें तो एफआईआईज का काफ़ी पैसा अब इंडिया से बाहर निकला था, बिकॉज जो बेस रेट्स जो हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो इंक्रीज हो रहे थे। अब इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट प्लेट्यू हो गए हैं, इनफैक्ट अब वो नीचे जाने की बारी आ चुकी है। जब भी वो इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं तो इमर्जिंग मार्केट्स में स्पेसिफिकली कंट्रीज जैसे चाइना हो गया या रशिया हो गया या इंडिया हो गया या इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पैसा बहुत आता है। तो इन केसेस को अगर हम इन पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि ये जो रैली का ये जो साइकिल है ये अभी कंटिन्यू रहेगा और मार्केट्स जो है वो आराम से अपने 22,000 का जो इंडेक्स जो निफ्टी लेवल है और 70,000 का जो सेंसेक्स लेवल है उसको वो बीट कर जाएगा। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो इंटरेस्ट रेट्स के गिरावट से जो इसमें जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जो मार्केट्स के अंदर आ रहा है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी फैक्टर है। चाइना का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एक एफआईआईज का पैसा जो चाइना में जाता था और इन्वेस्ट होता था, उसका बहुत पार्ट है वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो रहा है और इस डाइवर्जन के कारण भी एक इंडियन मार्केट्स में एक बहुत बड़ी रैली एंटिसिपेटेड है कि वो आएगी, जो कि पिछले 2-2.5 साल से नहीं आ पाई है। और अगर देखा भी जाए, मार्केट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है 13 से 15% का सीएजीआर रिटर्न्स देने की। अनफॉर्चुनेटली वो जो 2 साल का जो रिटर्न्स नहीं आया था, मार्केट्स अब उस रैली को कॉम्पनसेट कर रहा है अपने पुराने लैग्स को और एक नए हाई की तरफ मूव कर रहा है। इन अ नटशेल मैं ये बोलूँगा कि अभी तो ये रैली की सिर्फ स्टार्टिंग है। आप देख पाएंगे कि मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई ज़रूर पहुंचेगा, जो कि ऑलरेडी पहुंच चुका है, और एक नए हाइस की तरफ और हम आगे देख पाएंगे मार्केट। सर, ये जो आपने हाइस की बात करी कि 70,000 सेंसेक्स और 22,000 निफ्टी पहुंच जाएगा, तो ये पहुंचने में कितना समय ले सकता है अभी? मैम देखिए, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि क्रूड कितना ऊपर नीचे जा रहा है। इस समय क्रूड 92 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट 94 पहुंच चुका है। अगर ये क्रूड मोर और लेस $100 पर बैरल तक अगर जाता है, ऑन द कॉन्ट्ररी, और जिस तरीके से ये फेड की तरफ से बार बार स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अब हम अकोमोडेटिव स्टैंड्स रखेंगे या फिर अब हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे नहीं, उस हिसाब से देखेंगे कि इस लहर को और इस रैली को आगे जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा और विद इन फ्यू मंथ्स आप देख पाएंगे कि मार्केट्स अपनी बुलंदियों पे ऑलरेडी जो पहुंच रहा है एक नए शिखर पे पहुंच जाएगा, जिसको आप और मैं एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते यहाँ पर बैठकर। एंड विल बी सीइंग वेरी सून दैट द मार्केट्स विल रीच 70,000 ऑफ इट्स इंडेक्स लेवल। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि ऐसे में क्या निवेशकों को ऑलरेडी काफ़ी रैली आ चुकी है मार्केट में और आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये रैली और तेज़ी से बढ़ेगी, यानी कि अभी तो ये शुरुआत है, तो क्या ऐसे में निवेशकों को, रिटेल निवेशकों को खासकर, क्या उन्हें फिर से इसमें पैसा लगाने का उनके लिए सही वक्त है ये? मैम देखिए, मार्केट्स में ना कोई टाइम आउट करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। कुछ लोग, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। कोविड के बाद जब एक रैली आई थी, वो एक ऐसी रैली आई थी 42,000 से 62,000 का, कि उस रैली को कैच करना बहुत मुश्किल था और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ये सोच के कि मार्केट्स अब गिरेगा, अब डिप आएगा, अब अपॉर्चुनिटीज आएगी, अब इन्वेस्ट करेंगे, वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट। मार्केट्स में आपको पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा। यह हो सकता है कि किसी के रिटर्न्स 18% आ रहे हैं, किसी के रिटर्न्स 15% आ रहे हैं, या किसी के अगर एंट्री पॉइंट्स बहुत महंगे हैं तो सिर्फ 11% का रिटर्न आए। बट अगर एक रिटेल इन्वेस्टर को इस लेवल पर भी अगर इन्वेस्ट करना है तो वो आराम से इन्वेस्ट कर सकता है, एंट्री ले सकता है, और वो देखेगा कि 10 से 11% का पोर्टफोलियो रिटर्न बाय डिसंबर ही विल बी एबल टू सी इन हिज पोर्टफोलियोज। सो इन अ नटशेल, not investing in the market is the bigger problem than the rally and not participating into the market.
तो इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए एक बहुत कॉशियस ढंग से, और अपने एक पोर्टफोलियो को ग्रो होते हुए देखना चाहिए। तो ऐसे में जब मार्केट में और रैली आने की उम्मीद जताई जा रही है, और तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में तो काफ़ी ज़्यादा रैली आ चुकी है। अगर मैं बात उनके म्यूचुअल फंड्स की करूँ तो जो मिड कैप स्मॉल कैप है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स वो दे चुके हैं 35 से 40% तक, यानी कि उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी दे चुके होंगे बल्कि। लेकिन ऐसे में जो लार्ज कैप हैं काफ़ी लंबे समय से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। फिर भी जो लास्ट 1 ईयर है उससे लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ा है, तो वो जो इंटरेस्ट बढ़ा है उससे करीबन 9.5 के अराउंड वो एक साल में इंटरेस्ट दे चुके हैं, निफ्टी से भी ज़्यादा, निफ्टी की कंपनियों से भी ज़्यादा का इंटरेस्ट उनका एक साल का अगर मैं टेन्योर कंपेयर करूँ तो उससे ज़्यादा का रहा है। अब क्या उसकी तरफ या फिर उसमें इन्वेस्ट करने का ये सही समय है लार्ज कैप में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके अंदर आपने ऑलरेडी 4-5 मुझसे सवाल पूछ लिए हैं। सबसे पहले तो मिड एंड स्मॉल कैप को लेकर बात कर लेते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों अपने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मिड कैप्स के थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा है, स्मॉल कैप्स का थोड़ा सा प्रीमियम कम है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सर इतने हाई प्रीमियम में क्या एंटर करना ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ सबसे पहले ये है कि अगर आपका जो टाइम होराइजन है, जिसको हम अवधि कहते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि जो प्रीमियम्स जो आपको अभी दिख रहे हैं, ये 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये प्रीमियम्स नहीं होंगे, आप उसको डिस्काउंट मानेंगे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर आपका होराइजन 3 से 5 साल का है, तो निफ्टी के या फिर इनफैक्ट स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में एंटर करना एक बहुत ही नॉर्मल प्रोपोजिशन है और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट पोर्टफोलियो डिजाइनिंग में हर बार 15% से 20% के आसपास मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हर बार रखा जाता है, अगर वो अपने प्रीमियम पे भी ट्रेड कर रहे हैं तब भी, और अगर प्रीमियम पे नहीं ट्रेड कर रहे हैं तब भी, बिकॉज वो अपने साथ एक एडेड एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेकर आते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लार्ज कैप का क्या सीन है? करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बोला कि लार्ज कैप्स इस तरीके से प्रीमियम पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं जितने मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे इन द कमिंग डेज, लार्ज कैप्स का जो एक रेट ऑफ रिटर्न देने का शॉर्ट टर्म में बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, अगर रेट ऑफ रिटर्न देने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं, वो अपने निफ्टी इंडेक्स को तो बीट करेंगे ही करेंगे। एट द सेम टाइम उनकी जो बढ़ोतरी होगी, इनफैक्ट द रेट ऑफ ग्रोथ जो होगी लार्ज कैप्स में, वो मिड एंड स्मॉल कैप से विज़ थोड़ी सी ज्यादा होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप लार्ज कैप में देख पाएंगे कि उनके जो रिटर्न्स और जो उनके रेट ऑफ चांसेस हैं उनके रिटर्न्स देने के, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप की तरफ भी इंक्लाइन होना चाहिए, जो अभी तक वो मिड एंड स्मॉल कैप्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड थे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर वो लार्ज कैप में जाएंगे तो पॉइंट नंबर 1 उनकी लिक्विडिटी सिक्योर्ड रहेगी, पॉइंट नंबर 2 उनका रिस्क कम हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3 वो टॉप की 100 कंपनीज के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, चाहे वो HCL हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। ये वो कंपनीज हैं जो इस कंट्री को चला रही हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करती हैं, और इनके वजह से इंडेक्स बढ़ता है। तो अगर इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपने पोर्टफोलियो को तो बढ़ा ही रहा है, एट द सेम टाइम वो कंपनी इस कंट्री के ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच लार्ज कैप्स में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए, सो इट इज़ अ वेरी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स, एटलीस्ट इस पॉइंट पे मैं कह पाऊंगा, और इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में ही रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे विज़ मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो ये जो इसमें रिटर्न मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसे में आप थोड़ा और स्पेसिफाई कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उन्हें किस तरह के लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में करना चाहिए, पैसिव में करना चाहिए, या कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड हो आपके पास जिसमें जो आप बता सकें हमारे व्यूअर्स को। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स बाय डेफिनेशन इनकी जो कैटेगराइजेशन होती है वो 2 टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। डिफरेंस मैं बता देता हूँ, हालांकि हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत क्लियरली पता होगा। एक्टिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई फंड मैनेजर होता है, वो एक्टिवली मॉनिटर करता है, वो पोर्टफोलियोज के स्टॉक्स को चर्न करता है, वो देखता है कौन से पोर्टफोलियो को कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखना है, इकोनॉमी की साइकिल्स कैसी चल रही है, और उसके हिसाब से वो अपना एक लार्ज कैप का पूरा एक बकेट या फिर पूरी एक किटी डेवलप करता है। जो पैसिव होता है वो उसमें एक फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होता, वो मार्केट कैप्स के हिसाब से चलते हैं, जैसे जैसे मार्केट कैप ऊपर बढ़ते हैं जो उस हिसाब से स्टॉक्स के सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन का एक्टिविटी चलती है। तो अगर मुझसे बोला जाए कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
कि एक्टिव फंड ज्यादा रिटर्न देंगे या पैसिव फंड ज्यादा रिटर्न देंगे विद इन द लार्ज कैप कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि एक्टिव फंड्स की जो प्रोबेबिलिटी है रिटर्न देने की वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक्टिव फंड में फंड मैनेजर का इतना स्ट्रांग रोल हो जाता है, इतना स्ट्रांग रोल हो जाता है कि उनको पता है कि किस तरीके से उनको पोर्टफोलियोज चर्न करने हैं, पोर्टफोलियोज को इंप्रूव करना है, पोर्टफोलियोज में कौन से स्टॉक्स को रखना है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो निफ्टी को बेंचमार्क रखकर वो किस तरीके से 3 या 4% के रिटर्न ओवर एंड अबव पैसिव फंड्स जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछे कि कौन कौन से फंड्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो लार्ज कैप्स मोर और लेस एक ही तरीके से बिहेव करते हैं सारे फंड हाउसेस के। बट अगर कुछ फंड्स के अगर आप मुझसे पूछा जाए तो एक मेरा लार्ज कैप हो गया, या एडलवाइज लार्ज कैप हो गया, या कोटक का ब्लू चिप फंड हो गया, आईसीआईसीआई का लार्ज कैप हो गया, ये कुछ इतने प्रोमिनेंट नाम हैं इंडस्ट्री में कि मेजॉरिटी ऑफ द पैसा इनके पास ही क्लटर्ड है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं देख पाऊंगा कि विद इन फ्यू मंथ्स ये लार्ज कैप कैटेगरीज के जो एक्टिव फंड्स हैं ये ना ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स को बीट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये अपने पैसिव फंड्स जो कि लार्ज कैप का जो इंडेक्स है उसको भी 3 या 4% से बाईपास कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनमें अगर कोई इन्वेस्ट करेगा पैसा, ये एक डिस्क्लेमर है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं में ही इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप्स और भी बहुत फंड्स हैं, बट अगर आप इनमें इन्वेस्ट करोगे तो आप देख पाओगे कि जो आपके रेट ऑफ रिटर्न्स है, चांसेस ऑफ ग्रोथ है, पोर्टफोलियोज की जो इंक्रीमेंटल स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जी, तो बिल्कुल हाँ, निवेशक अपनी सलाह लेकर ही निवेश करें। ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं में निवेश करना है। ये सिर्फ एक एडवाइस है हमारे सिद्धार्थ शर्मा जी की तरफ से कि हाँ, आप इनमें निवेश कर सकते हैं तो इससे आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। सर ये तो लार्ज कैप्स की बात रही। एक मेरे मन में सवाल ये है कि ये जो लार्ज कैप्स अब परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 1 साल से, इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, किसी भी सेक्टर के परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले जो कारण होता है वो है एक एफआईआईज का जो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि एफआईआईज इन्वेस्ट कर रहे हैं उन फंड्स में या नहीं कर रहे हैं, या उन सेक्टर्स में या नहीं। अगर एफआईआईज और डीआईएस दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट है वो लार्ज कैप ही क्यों, वो मिड हो या स्मॉल हो या मल्टी हो या फ्लेक्सी हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो या वो थीमेटिक ही क्यों ना हो, तो वो सेक्टर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। दूसरा कारण है जिस तरीके से रिजल्ट सीजन के इनके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। अगर इनके रिजल्ट्स बेटर हैं तो बाय डिफॉल्ट है वो इंट्रिंसिक उनका जो पीई वैल्यू है वो अपने एक रिस्पेक्टिव बैंडविड्थ के अंदर ट्रेड करता है, जिसके कारण उसमें जो इन्वेस्ट करने की जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है और रिटर्न्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बाय डिफॉल्ट है इंक्रीज हो जाती है। तो इन दोनों पैरामीटर्स को कंसीडर करके, और फिर ऑब्वियसली एक वैल्यूएशन भी अपने में एक पैरामीटर है। किसी के वैल्यूएशन ही नीचे है तो बाय डिफॉल्ट है उसके ऊपर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जैसे आपने बोला मिड कैप एंड स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से रेट ऑफ ग्रोथ और आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन दैट केस और इन दैट सिनेरियो तो वैल्यूएशंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो चाहे वो एफआईआईज एंड डीआईएस का इन्फ्लो हो, चाहे वो उनके रिजल्ट सीजन्स के बेटर रिजल्ट्स हों इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोजेक्शंस, या चाहे उनके वैल्यूएशन जो एग्जिस्टिंग वैल्यूएशंस वो हों, इन तीनों पैरामीटर्स को अगर हम साथ रखेंगे तो हम देखेंगे कि लार्ज कैप्स उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में काफ़ी कुछ फेवरेबल हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ग्रोथ आएगी उनमें, और आप देख पाएंगे कि पोर्टफोलियोज में मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ द रिटर्न्स जो है वो लार्ज कैप बायस्ड ही होंगे इन द कमिंग डेज। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये कुछ पैरामीटर्स है। मैम ये ना एक बहुत साइंटिफिक तरीका है, ऐसा नहीं है कि ये कोई किसी ने भविष्यवाणी कर दी तो इसलिए ऐसा होगा। इट इज़ अ कंप्लीट साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ कंप्लीट साइंस जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं। उन सारे वैल्यूएशन मैट्रिक्स के एक एक पैरामीटर्स को समझा जाता है, चाहे वो प्राइस टू अर्निंग है, चाहे वो प्राइस टू बुक है, चाहे वो मार्केट कैप टू जीडीपी है, चाहे वो डिविडेंड यील्ड्स हैं। इन सारे पैरामीटर्स को जब हम स्टडी करते हैं तब हम पाते हैं कि यस, ये एक वो सेक्टर है जिसके परफॉर्मेंस के चांसेस इन द शॉर्ट टर्म या इन द लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा है, और इस केस में लार्ज कैप्स जो हैं वो फिट हो पा रहे हैं उस परफॉर्मेंस के जर्नी के अंदर। तो इस परफॉर्मेंस, आपने कहा परफॉर्मेंस लार्ज कैप्स की आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो सकती है, तो और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मार्केट में भी करेक्शन देखने को शायद ना मिले थोड़े वक्त तक हमें, तो ऐसे में तो फिर मिड कैप्स को भी उतना ही परफॉर्म करना चाहिए। मैम मैंने ये नहीं बोला, देखिए शॉर्ट टर्म करेक्शंस तो 5-10% का करेक्शन तो कभी भी आ सकता है, कोई भी जियोपॉलिटिकल कारण हो जाए,
या क्रूड किसी तरीके से $120 पर बैरल बढ़ जाए, तो करेक्शंस आने के चांसेस तो कभी भी है। 5-10% का करेक्शन इन्वेस्टर्स हर बार रेडी रखें, 5 से 10% का करेक्शन कभी भी आ सकता है, और वो प्रोबेबिलिटी मैं तो सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप में तो बहुत ज़्यादा है। अभी 3 दिन पहले की या 4 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि निफ्टी का जो मिड कैप है वो 3% डाउन हो गया था, और जो स्मॉल कैप है वो लार्ज कैप जो है वो आधा परसेंट ऊपर था। तो करेक्शंस तो कभी भी आ सकते हैं, करेक्शन के लिए कोई एक मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। इन दैट केस जो रैली है वो लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में आएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। बट जहां मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ द ग्रोथ जो यहां देखने को मिल सकती है वो लार्ज कैप है, बिकॉज उसके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मिड कैप और स्मॉल कैप जो अपनी प्रीमियम पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है, वहां पे जो रेट ऑफ ग्रोथ है वहां पे भी आएगी, बट वहां पे लार्ज कैप के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, जिसके कारण इन्वेस्टर्स थोड़े डरे हुए हैं कि कहीं ये कोई बर्स्ट ना हो जाए। क्योंकि पहला ऐसा हो चुका है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ऑलरेडी 2018 में काफी बड़ा क्रैश आया था, और वो क्रैश काफी टाइम तक चला था, उसके बाद इसमें रैली आनी स्टार्ट हुई थी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इच, एक अगर प्रॉपरली अगर आपने पोर्टफोलियो डिजाइन किया है अपना, और आप बहुत ओवरली ग्रीडी नहीं है ये सोच के कि चलिए सारा पैसा मिड कैप में डाल देते हैं या सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल देते हैं, अगर आपका एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है तो आप देख पाएंगे कि हर एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में अप्रोक्सीमेटली 45-50% होएगा ही लार्ज कैप। और वो भी इसलिए क्योंकि लार्ज कैप से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज में पार्टिसिपेशन मिलता है, आपका पोर्टफोलियो की जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आप देख पाते हैं कि आप वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। आज मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो करेगा ही करेगा अगर वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर वो एंटर कर रहा है। टीसीएस में, इन्फोसिस में कोई ना कोई हर इंसान पार्टिसिपेट करेगा, वो तभी पार्टिसिपेट कर रहा है क्यों? क्योंकि वो लार्ज कैप बाइज ने। अगर आप फ्लेक्सी कैप में भी देखें तो फ्लेक्सी कैप भी आज की डेट में 60 से 70% उनका जो कॉम्पोजिशन है वो लार्ज कैप ही है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन, लार्ज कैप स्टेबिलिटी देते हैं, लार्ज कैप में रिटर्न्स इतना ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ना आए, बट लार्ज कैप में रिटर्न्स एक 13 से 15% का आएगा ही आएगा, जिसको हम निफ्टी के रिटर्न्स बोलते हैं, सेंसेक्स के रिटर्न्स बोलते हैं। एंड एट द सेम टाइम लार्ज कैप को लिक्विडेट करना भी बहुत ईजी है अगर उसके स्टॉक्स को। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, लार्ज कैप्स एक इन्वेस्टर्स की फर्स्ट चॉइस हर बार होती है। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एज अ वेल्थ मैनेजर जब भी कोई मेरे पास आता है, कोई जिन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया होता, तो हम लोग उसको एक्सपोजर सबसे पहले लार्ज कैप में देते हैं, क्योंकि वो सेफ, सिक्योर्ड, रिस्क फ्री होते हैं और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट, लार्ज कैप इज ऑलवेज द फर्स्ट लव फॉर द इन्वेस्टर्स। बिल्कुल। तो ऐसे में एक सवाल ये है कि जो बैलेंस पोर्टफोलियो आपने कहा वो कैसा हो, कैसे डिजाइन करना चाहिए इन्वेस्टर्स को मेनली? देखिए, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बहुत आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कोई यूटोपियन वर्ड नहीं है कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो किसी का भी सेम ही रहेगा, नहीं। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के डेवलपमेंट में बहुत सारे पैरामीटर्स काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो इन्वेस्टर कितना रिस्क ले सकता है, फॉर एग्जाम्पल उसकी एज क्या है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट्स के किस तरीके से आपके प्रोजेक्शन है, शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के, और सबसे बड़ी चीज़ वो खुद उसका गोल उस बैलेंस पोर्टफोलियो से अकम्प्लिश हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो अगर एक मोटे मोटे तौर पे, एक जनरल तौर पे अगर कोई मुझसे पूछे कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होता क्या है, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो एक बाय डेफिनेशन एक वो पोर्टफोलियो है जहां पे सारे एसेट क्लासेस का कॉम्पोजिशन होता है, किसी का ज्यादा होता है और किसी का कम होता है। बट स्पेसिफिकली मैं उसकी परसेंटेज अगर आपसे पूछूं एग्जैक्टली मुझे पता था आप इस सवाल पे ज़रूर आएंगे, और आपको क्योंकि पिन पॉइंटेड सवाल पूछने का बहुत आदत है, तो मैं आपको उसी सवाल का ही मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के अंदर ऑलमोस्ट 45-50% जो पैसा होता है वो लार्ज कैप के अंदर होता है, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के अंदर। बाकी का जो 15 से 20% है वो आपका स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में होता है, 10 से 15% आपका गोल्ड में भी हो सकता है, और बाकी का पैसा मल्टी कैप्स और फ्लेक्सी कैप के अंदर होता है, जहां आप लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में आप पार्टिसिपेट करते हैं रैली में। तो अगर कोई एक अफेक्टिवली अगर कोई मुझसे पूछे कि सर हम प्योर लार्ज कैप में जाएं, हम फ्लेक्सी में जाएं, हम मल्टी में जाएं, तो इसका आंसर मैं इस तौर से देना चाहूँगा कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जब एक पूरा कॉम्पोजिशन निकल कर आती है तो आपका मोर और लेस 40-45 से 50% आपका लार्ज कैप्स के अंदर पैसा हो सकता है, बाकी का पैसा आप मिड एंड स्मॉल कैप में रख सकते हैं, और मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में जब आप रखते हैं पैसा तो आप ऑलरेडी लार्ज और मिड और स्मॉल में आप पार्टिसिपेट करते हैं। और हाँ,
गोल्ड एक बहुत बड़ा एसेट क्लास होता है जो इंडियंस को तो स्पेसिफिकली बहुत जिससे बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप गोल्ड भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा सा रख सकते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। और आप देख पाएंगे कि आपका पोर्टफोलियो कोई एक बहुत सेक्टर स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कि नहीं भाई ये सेक्टर चल रहा है तो सारा पैसा इसी में डाल दो। ये गलत है, धारणा ही गलत है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी जब मिड एंड स्मॉल कैप भी बहुत स्ट्रांग रैली थी तो मैंने कभी किसी को ये सजेशन नहीं दिया कि आप अपना 100% पैसा मिड और स्मॉल कैप में डाल दें, ये गलत है। आप उसका कॉम्पोजिशन इंक्रीज कर सकते हैं, बट कॉम्पोजिशन को इंक्रीज करना या डिक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा 100% उसी में इन्फ्यूज करते हैं। तो वॉरेन बफे ने सही कहा है, या फिर वॉरेन बफे छोड़िए, गांधी जी ने सही कहा है, देयर इज इनफ फॉर मैंस नीड बट नॉट फॉर मैंस ग्रीड। तो इसलिए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, एक कॉम्पोजिट पोर्टफोलियो ना बहुत ज़रूरी है। जी सर, कॉम्पोजिट पोर्टफोलियो निवेशक बनाना, बिल्कुल आपने जो बताया उस हिसाब से अगर वो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो जैसे कि आपने सोने की बात कही, अब दिवाली आने वाली है, फेस्टिव सीजन बिल्कुल शुरू होने की कगार पे है, अभी शुरू ही हो जाएगा थोड़े टाइम में। तो ऐसे में सोने में हम कितनी रैली देख सकते हैं आने वाले टाइम में, दिवाली तक की अगर मैं सिर्फ बात करूँ? मैम, गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो लोग लॉजिक कम और एक इमोशनल कमोडिटी ज़्यादा है इंडिया एज अ कंट्री। वो तो आज अच्छा है कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी आ गया है, वो भी एक निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट बनता जा रहा है। बट क्योंकि आपका सवाल स्पेसिफिकली गोल्ड को लेकर है और आप एक ऐसे टाइम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं जहां एक तो दिवाली बिल्कुल ऑलमोस्ट सर पे खड़ी है और दूसरी चीज़ आजकल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी निकले हुए हैं, तो मेरे पास ये सवाल भी बहुत आता है कि सर हम गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करें या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करें, या फिर गोल्ड की ETFs बता दीजिए, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स बता दीजिए। तो मैं इसका सवाल बहुत ही एक देसी भाषा में बोलूँगा, इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं बोलूँगा, अदरवाइज इन्वेस्टर्स को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। गोल्ड एक ऑल टाइम फेवरेट एक कमोडिटी होती है, उसका भी उतार चढ़ाव चलता रहता है जैसे स्टॉक मार्केट्स का चलता है। बट अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कोई गोल्ड में करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो देख पाएगा कि वो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स से बेटर रिटर्न्स दे रहा है। फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट से मेरा मतलब है बॉन्ड्स या FDs। आप 9-9.5% का रिटर्न गोल्ड में आप आसानी से आपको देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक बात रही इवेंट्स की, जैसे दिवाली हो गया, धनतेरस हो गया, जहाँ पे गोल्ड में एक मैसिव बाइंग आती है, अब तो इनफैक्ट इन्वेस्टर्स अब तो काफ़ी जागरूक हो गए हैं कि वो डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं। पहले तो फिजिकल गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीदते थे, इनफैक्ट फिजिकल गोल्ड का प्रचलन आज भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि फिजिकल गोल्ड, क्योंकि जब तक वो शुभ माना जाता है, जब तक वो आप हाथ में गोल्ड को नहीं रख लेते हैं तब तक आपको लगता है कि खरीदा ही नहीं। एग्जैक्टली। सो गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है जो 9-9.5% का रिटर्न तो देगा ही देगा। गोल्ड एक बहुत देखिए, गोल्ड में रिटर्न्स तब भी बहुत आते हैं जब इकोनॉमिक अपनी साइकिल पे नहीं होता, या अपने डल फेज में होता है, या बुल रन में नहीं होता और बियर फेज में होता है, तब गोल्ड में बहुत इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। और ऐसा देखा गया है, जब यूक्रेन वॉर आया था तब गोल्ड ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए, जब कोविड आया था तब गोल्ड ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए। और उसका कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत डर गए थे स्टॉक मार्केट से, और इन्वेस्टर्स ने सारा पैसा लिया और गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। बट क्योंकि इस समय स्टॉक मार्केट्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स में आप देख पाएंगे कि एक नॉमिनल जो हर बार एक गोल्ड रिटर्न देता आ रहा है 9-9.5% का, वो आएगा ही आएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप गोल्ड को अपने एक एसेट क्लास का एक हिस्सा दे सकते हैं, एंड वो आपको रिटर्न देगा ही देगा इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ। ओके, तो आज का जो हमारा एपिसोड रहा उससे हमने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अब मिड कैप स्मॉल कैप में रैली आ रही है, उसकी शुरुआत बहुत तेज़ी से हो चुकी है और आने वाले समय में हो सकता है वो और भी बढ़े, लेकिन इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स उसमें जो रैली आएगी, उसमें जो रिटर्न मिलेंगे वो उससे इन कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। और इसके अलावा गोल्ड में अगर आप निवेश करते हैं तो उसका रिटर्न भी 9 से 9.5% तक रह सकता है। आपको ये भी पता चल गया कि जो हमारा बैलेंस पोर्टफोलियो है उसको आप कैसे रख सकते हैं, आप कितनी परसेंटेज आपको किस में रखनी, उसके हिसाब से अपना बैलेंस पोर्टफोलियो डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई और सवाल हो तो आप हमारे इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ सकते हैं, ताकि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में अपने जो गेस्ट हैं उनसे आपके सवाल ज़रूर पूछ सकें। और आपको एपिसोड कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लेजर इज ऑल माइन। जी, तो आप लोग हमारे इस एपिसोड को और हमारी सीरीज़ को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फाइनेंस के फंडे।